जय हिंद भैया, नमस्कार, भारत माता की जय। सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं मैं हूं आपका साथी रजत सिंह शेखावत और आज से शुरू कर रहा हूं एक नया टॉपिक और वो रहेगा मध्य प्रदेश का इतिहास। तो शुरू हो जाइए जल्दी से और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो कुछ भी कहूं उससे पहले आप अपने साथियों को बुला लें, विद्यार्थियों को, दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का, ठीक है ना। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुनिए, मैं आपको बता देता हूं पहले ही आप लोगों के सवाल खड़े उससे पहले, आज से आप लोगों के लिए दोहरी खुशी का मौका है। एक तो आप लोगों को हर दिन लेक्चर मिलेंगे और सभी टीचर्स के मिलेंगे। साथ ही मैं दूसरी बात और बता देता हूं मैं। गुड मॉर्निंग भैया, नमस्कार। आपको लग रहा था कि सर एमपीजी के डेली पढ़ाइए, आप एमपीजी के डेली पढ़ाइए, ठीक है भाई साहब, आप लोगों की बात मान ली गई है। एमपीजी के डेली पढ़ा रहा हूं मैं, वही टाइम रहेगा, टाइम में कोई चेंज नहीं रहेगा। 10 से 11:30 तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। जरूरत पड़ी तो 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, 11:30 तक भी, 11 तक भी, 11:15। सुनिएगा, डेली कैसे पढ़ाऊंगा तो आप सोच रहे होंगे सर वो जिलेवार का क्या होगा। तो आज से आप अपना टाइम टेबल बना लो। मंडे हुआ, मंडे के बाद में फिर एक दिन का गैप देना, वेडनेसडे हुआ, वेडनेसडे के बाद में एक दिन का गैप देना और फिर फ्राइडे हुआ। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये तीनों दिन तक चलेगी आपकी एमपीजीके की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश का इतिहास। इनके बीच में जो गैप आ रही है, जैसे कि ट्यूसडे हुआ, फिर वेडनेसडे के बाद में आपका थर्सडे हुआ और थर्सडे के बाद में आपका सैटरडे हुआ, ये जो 3 दिन रहेगा, इन तीनों दिनों तक कंटिन्यू चलेगा आपका एमपीजीके में डिस्ट्रिक्ट वाइज। मतलब आपको एक क्लियर कर दूं मैं, संडे को आपका टेस्ट लूंगा, बाकी बचे 6 के 6 दिन कंटिन्यू एमपीजीके की क्लास सुबह 10 बजे से रहेगी। तो पुनः सुनिएगा, एमपीजीके की क्लास आज से डेली 10 से 11:30 आपकी एमपीजीके की क्लास रहेगी। आपको मैं एक एक दिन की गैप में पढ़ाऊंगा। आज एमपीजीके का लेक्चर है तो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, कल मैं मध्य प्रदेश में संभाग जो पढ़ा रहा हूं जिलेवार, उसमें कल आपको मैं टीकमगढ़, निवाड़ी या छतरपुर जो भी जिला है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। फिर बुधवार को मैं आपको फिर हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, गुरुवार को फिर एक जिला पढ़ाऊंगा, शुक्रवार को फिर हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, शनिवार को फिर एक जिला पढ़ाऊंगा और रविवार के दिन आपका टेस्ट लूंगा। ठीक है, हो गया डन आपका? बोलो भाई कैसी रही बात, अगर ये जम रहा है, ठीक है ना। सर एमपी की क्लास पेड है क्या? ये कोई पेड नहीं है, यूट्यूब पर टोटल फ्री है मेरे दोस्त AK पटेल, यूवी पटेल, थैंक्स, नमस्कार भाई, ठीक है ना। ये क्लास बिल्कुल फ्री है और कोई इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो डेली आपकी एमपीजीके की क्लास स्टार्ट हो रही है आज से और आप मध्य प्रदेश का इतिहास भी पढ़िए और मध्य प्रदेश का जिलेवार भी पढ़िए। एमपी हिस्ट्री जैसे ही 10 से 15 लेक्चर में कंप्लीट होगी, फिर एक और नया टॉपिक फिर लेकर जाऊंगा, मतलब कि आपकी एमपी की क्लास कंटिन्यू डेली के लिए। रेडी है ना? चलिए भाई साहब, ओके, सभी को बता दीजिएगा, अच्छा रहेगा सर। चलिए, मध्य प्रदेश का इतिहास, यूं तो बात करते हैं हम, इतिहास जो है स्वयं इतिहास का भी, इतिहास अगर जानने की कोशिश करो तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम कहां से शुरू करें। लेकिन जो हमें बताया गया, जो हमें पढ़ाया गया, जानने वाले जिज्ञासु लोगों को जहां से जो जानकारी मिली वहीं से हमने इतिहास का प्रारंभ मान लिया। 2 चीजें आपको बताता हूं मैं, क्लियर रखिएगा, 2 चीजें यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले क्लियर कीजिए, बहुत सारे लोगों को पता है। एक मान के चलो एक पॉइंट है, ये एक बिंदु है, इसे आप शून्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शून्य। शून्य मतलब कि इसे आप कह सकते हैं 0। इस बिंदु से या तो हम ऊपर जा सकते हैं या इस बिंदु से हम नीचे आ सकते हैं। समझना बहुत बारीकी से, बहुत क्लियर, छोटी सी बात बता रहा हूं जो बार बार आपको टच करेगी, ठीक है ना। इस बिंदु से या तो हम ऊपर जा सकते हैं, इस बिंदु से या तो हम नीचे आ सकते हैं। जब भी इतिहास में, जब भी टाइम पीरियड की बात होगी, कब की बात होगी? टाइम पीरियड की जब भी बात होगी, समय काल की, कालखंड की बात होगी, तो 2 तरह के समय आएंगे। एक समय निकल कर आएगा ईसा पूर्व, क्या निकल कर आएगा? ईसा पूर्व। और एक समय निकल कर आएगा ईस्वी। बहुत से बच्चों को यह जानना जरूरी है और बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन मेरा काम यह है कि जो जानते हैं उनके पास लेकर आना उन्हें जो नहीं जानते हैं, ठीक है। बहुत बारीकी से समझिएगा, एक होता है ईसा पूर्व और एक होता है ईस्वी। ईसा पूर्व को इंग्लिश मीडियम वाले BC के नाम से जानेंगे, जिन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होगा हिस्ट्री, और जो इंग्लिश मीडियम में हैं उन्हें ईस्वी को AD के नाम से पढ़ने को मिलेगा। मतलब क्या होता है? BC का मतलब होता है द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिफोर।
जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, बिफोर। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। मतलब कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उससे पहले का जो भी समय रहा होगा। अब आप कहोगे सर ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो किसी को नहीं पता कि इतिहास में समय क्या था। तो उन्होंने इस इतिहास के समय को बांधने के लिए लोगों ने ईसा मसीह के जन्म को केंद्र माना। उन्होंने कहा चलो जो हमें पता नहीं आज से पहले क्या हुआ, लेकिन ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी हुआ होगा वो उनके जन्म से पहले हुआ होगा, अर्थात बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, अर्थात बीसी मतलब कि ईसा पूर्व। और जो उनके जन्म के बाद हुआ वो एनो डोमिनी मतलब कि ईस्वी कहलाया। अब बारीकी से समझिएगा, अभी मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते कहूं कि यह घटना 600 बीसी, या इसी को मैं लिखूं हिंदी में ईसा पूर्व की है। क्या लिखा मैंने? कि यह घटना 600 ईसा पूर्व की है। तो बताओ 2000, ये चल रही है 21वीं सदी, आज की तारीख में चल रहा है 2020। क्या चल रहा है? 2020। तो यह घटना वाकई में आज से कितने साल पुरानी है? मैंने कहा कोई घटना 600 ईसा पूर्व है, समझना, ईस्वी और ईसा पूर्व का अंतर होगा, बीसी। 600 ईसा पूर्व की कोई घटना है, तो आज से कोई घटना कितने साल पुरानी होगी? आप उठाकर कहोगे सर 600। सोचने की जरूरत नहीं है। आपने क्या कहा? सर 600 साल पुरानी। नहीं भाई, 600 साल पुरानी तो तब तक के लिए होगी जब तक ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और उससे 2020 साल आप आगे आ चुके हो। तो आज की तारीख में 600 साल तो वो जो यहां तक आने में लगे, और 2020 साल वो जो इनके जन्म के बाद यहां तक आने में लगे। तो 2000 साल तो ये और 600 साल ये, मतलब कि ये घटना 2620 साल पुरानी है, ना कि 600 साल पुरानी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो कहना चाह रहा है ईसा मसीह के जन्म से पहले 600 साल पुरानी घटना और उनके जन्म के बाद की 2020 साल पुरानी घटना। तो दोनों को मिलाओगे तो जो 600 बीसी में पुरानी घटना है वो एक्चुअल में 600 बीसी नहीं, 600 ईसा पूर्व नहीं, बल्कि आज की तारीख में देखा जाए तो 2620 साल पुरानी घटना है। सब क्लियर हो रहा है? शाहरुख मंसूरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? ओके, आराम आराम से पढ़ाऊंगा। क्लियर हो रहा है ना भाई मेरे? ये चीज समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ओके। देखिएगा, यहां से चीज समझ में आई, ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में संदर्भ समझ में आया था आपको, ठीक है? हमेशा याद रखना, जो बीसी होता है वो समय हमेशा घटता है। कैसे? देखिएगा आराम से समझना प्रिय मित्र। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है, या फिर उन्होंने शायद पढ़ाई नहीं है, गलती उनकी नहीं है, पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है ना? यहां देखिएगा हुआ क्या। अगर मान के चलो मैंने कहा कि भाई साहब 600 ईसा पूर्व, या मैं कहूं 600 बीसी पहले किसी बच्चे का जन्म हुआ, और मैं कहूंगा उसकी उम्र 70 साल हो चुकी है, 70 साल, 70 ईयर ओल्ड। तो किसी बंदे का जन्म 600 ईसा पूर्व में हुआ और वो 70 साल पुराना है, तो बताओ वर्ष 670 बीसी चल रहा है या ये 530 बीसी चल रहा है? जल्दी से आंसर दे दो। मैंने कहा आपका जन्म 600 ईसा पूर्व में हुआ और आप 70 साल जी चुके हो, 70 ईयर्स। तो याद रखिएगा, आप 670 ईस्वी में जी रहे हो ईसा पूर्व में, या 530 ईसा पूर्व में जी रहे हो? बस ये दो कमेंट्स कर दो मुझे, 670 या 530। आंसर दीजिए जल्दी से, 670 या 530? जागेश्वर लोधी का, लक्षित कोहली का, रूबिता का, और 570 रूबिता नहीं लिखना है, जागेश्वर लोधी। अच्छा 530 दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल बेस बना दूंगा आज, कसम से बिल्कुल बेस बन जाएगा आपका, ठीक है ना? 530 ईसा पूर्व आपका आंसर आ रहा है। 540 जिसने दिया उसने 10 साल उम्र छुपा ली है। 670 जो बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा, आपके कमेंट्स में देख रहा हूं, हेलो हेलो हेलो, 530 हेलो, ठीक है बेटा? सुनो, देखिएगा, मैंने क्या कहा कि जो बीसी होता है वो हमेशा उल्टा चलता है। क्यों? क्योंकि उसे जीरो पे आना है। जब कोई चीज 600 पर है और उसे जीरो पर आना है, तो वो 601 होगी या 599 होगी? पीछे आना पड़ेगा ना।
हमेशा याद रखना, जो बीसी होगा या ईसा पूर्व होगा उसे जीरो पे आना है, क्योंकि वो जब जीरो पे आएगा तो दूसरा टाइम पीरियड स्टार्ट होगा जिसे एडी कहते हैं। इस कारण से जो भी बीसी में लिखा रहेगा वो घटना जब भी घटेगी तो टाइम कम होगा। मतलब कि किसी का जन्म जो है 600 ईसा पूर्व में हुआ है और अगर वो 70 साल का है तो वो 670 ईसा पूर्व में नहीं बल्कि 530 ईसा पूर्व में आएगा, क्योंकि उसकी उम्र घटेगी। मतलब उसकी उम्र तो बढ़ रही है लेकिन सन जो होगा वो टाइम पीरियड घटेगा। लेकिन यह उल्टा है, आप में से किसी का बर्थ जो है 1997 में हुआ होगा या 1999 में, कुल मिलाकर मान लो वर्ष 2000 में आपका जन्म हुआ और आज 2020 चल रहा है, तो आप बताओ 20 साल के हुए, 2000 में पैदा हुए, 20 साल के हुए, तो इसको मैं 2000 में पैदा होने वाले बच्चे के लिए 1980 1980 लिखूं या 2020 लिखूं? 2020 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये एडी है, एनो डोमिनी ईस्वी है, जो कि जन्म के बाद चल रही है। अब इसे शून्य पर नहीं जाना, इसे आगे बढ़ना है। तो जो एडी होगी वो टाइम जुड़ता है और जो बीसी होती है वो टाइम घटता है। दो चीजें क्लियर कर ली, एडी क्या है, बीसी क्या है। बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले जो लिखा रहेगा वो ईसा पूर्व होगा, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो लिखा रहेगा वो ईस्वी होगा, अर्थात एनो डोमिनी एडी होगा। मैं जानता हूं कि यहां ऐसे ऐसे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जिनका बेस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इतिहास को तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर ये फर्राटेदार चलता रहेगा, लेकिन ईस्वी, ईसा पूर्व, एडी, बीसी ये तो बार बार चलता रहेगा। फिर क्या करोगे? इस कारण से हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जिसे आपको मैंने पढ़ाया कि आज से 500 बीसी 500 ईसा पूर्व कोई घटना घटी, तो आपके दिमाग में अरे 500 साल पुरानी सर, अभी की बात है क्या? नहीं, 500 साल तो यहां से यहां तक आ गए, और यहां जीरो से जो इतना साल बने 2000, मतलब 2000 ईस्वी में हम चल रहे हैं इधर 21वीं सदी में, तो 2000 साल तो ये और 500 पे, या 500 साल नहीं बल्कि 2500 साल पुरानी घटना है। ये क्लियर करना इस कारण से बताया, ठीक है ना? ओके, ठीक है, नेक्स्ट पर आइएगा। नेक्स्ट पर चले, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा रहे हैं हम, नेक्स्ट पर चले, ठीक है ना? शाहरुख मंसूरी, आपने कैलेंडर का नाम सुना होगा। जब हम क्या बोलते हैं, शाहरुख का ही कमेंट्स और किसी का भी है। चलो शाहरुख स्टॉप बेटा, सुन लिया मैंने, ठीक है ना? हिस्ट्री का भी समझ में आएगी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे पढ़ूंगी तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल संध्या, क्लियर कर देंगे भाई, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। शाहरुख, आपका जो कमेंट्स है और किसी का भी होगा कि ये जीसस क्राइस्ट के जन्म से क्यों, जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं तब भी हम कैलेंडर का एक टॉपिक पढ़ते हैं, साकेत सर ने पढ़ाया होगा, तब भी हम ये जानना चाहते हैं कि सर कैलेंडर बनाया किसने। तो आपने ग्रेगोरियन कैलेंडर का नाम सुना होगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर का नाम जहां से हम समय का एक सटीक अनुमान लगाते हैं। हमारा तो चैत्र महा जो चलता है ना, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र कुवार कार्तिक अग्न पौष महा फाल्गुन, ये हमारे 12 महीने होते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल महा जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हम लेकर थोड़ी ना है। मतलब आज भी हम कैलेंडर को हमारा विक्रम संवत चला रहे हैं, हमारा शक संवत चला रहे हैं, पर उसको अंग्रेजी में चला रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब उसे है कि हम हमारी देवनागरी लिपि में तो चला ही नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो जब हम उसकी बात करते हैं तो वो कैलेंडर जो है विदेशी, या मैं कह सकता हूं कैलेंडर की गणना जो है अंग्रेजी तथ्यों पर, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो सबसे प्रथम कैलेंडर माना जाता है, जो कैलेंडर का नाम ही है तारीख और समय दिखाना, काल नक्षत्र कालखंड दिखाना, शुभ अशुभ दिखाना, वो उसने तय किया। वो पहला कैलेंडर वही समय बताने वाला, तो वो समय थोड़ी ना बताएगा हमारे विष्णु भगवान के चक्र धरने के हिसाब से, वो समय बताएगा ईसा मसीह के जन्म से। पुष्पेंद्र जी किसी भी ऐप पर स्क्रीनशॉट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, और जिन पर है उन्होंने भी बंद कर दिया है, ठीक है ना? दीपू मंडराई जी पीडीएफ का बताओ, पीडीएफ नहीं मिलेगी, ये बता दिया हमने, ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं भाई, नेक्स्ट पर जाऊं। अब यहां से समझने की बात यह है कि ये तो मैंने वो चित्र दर्शाया है जब व्यक्ति चलता फिरता कुछ ना कुछ खरोचता हुआ चलता रहता था और उसको खुद को पता नहीं होता था कि करना क्या है। तो ये वो इतिहास का वो समय होता था, ठीक है ना? अब यहां पर देखिएगा, हाँ आप लोगों के सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कमेंट्स पर ध्यान कम दे रहा हूं, बस देख लेता हूं और पढ़ाने पर फोकस कर रहा हूं, ठीक है ना? पढ़ाने पर फोकस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दो चीज देखिएगा कि जब भी हम इतिहास की बात करेंगे, ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं संतोष? अच्छा, मैं वही देख रहा हूं कि
अब दिख रहा है? क्यों? वहां देखो दिख रहा है क्लियर? ठीक है। इतिहास की जब भी हम बात करेंगे तो हम इतिहास को 3 भागों में बांट देते हैं। इतिहास को हम 3 भागों में बांट देते हैं। कैसे इतिहास को? आप बांटते हैं इतिहास को, सबसे पहले जब आप बांटते हैं तो कहते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। नहीं, इससे भी पहले अगर बात करते हैं हम प्राचीन इतिहास की, कि हम प्राचीन इतिहास को जो है कितने भागों में बांटते हैं, तो हम एक बांटते हैं प्रागैतिहासिक काल। कौन सा होता है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होता है आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। कौन सा होता है? ऐतिहासिक काल। इंग्लिश मीडियम वाले घबराएं नहीं, बाइलिंगुअल बता दूंगा आपको तीनों चीजें। व्हाइट कलर में लिखो सर जी। बिल्कुल रौनक में व्हाइट कलर में एकदम सफेद झक कर देता अगर इसमें व्हाइट का ऑप्शन होता। इसमें व्हाइट का ऑप्शन नहीं है बेटा, नहीं तो मैं इसको व्हाइट में लिखता। ठीक है ना? इसमें व्हाइट का ऑप्शन होता तो मैं आपको जरूर व्हाइट में लिखता, है ना? ठीक है, ठीक है। देखिएगा, याद रखिएगा, ये जो होता है इसे मेरे मित्र कहते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है ना? यहां पर देखिएगा, आग ऐतिहासिक काल को हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल एक्ट, मतलब पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है ना? और जो वाकई में ऐतिहासिक काल है इसी को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है ना? पी फॉर पीरियड, मतलब कि काल। पुनः सुनिएगा, प्राचीन इतिहास को 3 भागों में पढ़ना, यह बेस बन रहा है, पढ़ाने में चुटकी बजाने वाली देर है, कुछ भी नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूं इसे हमने बांटा प्रागैतिहासिक काल में। जो इतिहास पहली बार पढ़ रहा वो ध्यान दे। फिर हमने इसे बांटा आग ऐतिहासिक काल में, फिर हमने इसे बांटा ऐतिहासिक काल में। आपको मैं बता दूं, प्रागैतिहासिक काल को कहा जाता है प्री हिस्टोरिकल पीरियड, आग ऐतिहासिक काल को कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, और जो ऐतिहासिक काल होता है उसे कहा जाता है हिस्टोरिकल पीरियड। 3 चीजें समझ में आई आपको? यहां से आपको जानने की जिज्ञासा होगी कि सर ये प्री हिस्टोरिकल पीरियड क्या होता है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड क्या होता है, और सर वाकई में हिस्टोरिकल पीरियड कौन सा होता है? ये इस कलर में बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है, ग्रीन करके देख लेते हैं। ठीक है ना? मैं लिख के देखता हूं, ग्रीन देखना भाई, इससे क्लियर दिखे तो। ठीक है ना? दिख रहा है क्या? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड दिख रहा है? वहां पर दिख रहा है स्क्रीन पर संतोष, और इसे कहते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है ना? 3 चीजें समझ में आ गई? हाँ ठीक है, दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया भाई। ठीक है, ओके भाई। भाई कर दिया चेंज, कर दिया, कलर चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया है। ठीक है ना? ओके ओके। ब्लैक मनी को व्हाइट करो, दिख नहीं रहा, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पहले तो ये बता दो ये क्या है प्रागैतिहासिक काल। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई। प्रागैतिहासिक काल क्या है? ऐसा समय, या मतलब इतिहास का इतना पुराना समय जिसका कोई लिखित साक्ष्य, जिसका कोई लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य का मतलब होता है रिटन वर्क में, रिटन फॉर्म में ऐसा कोई हमें उल्लेख, ऐसा कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला है जिसे हम पढ़कर समझ जाए कि उस समय पर क्या हुआ होगा। दूसरी चीज, ऐसा कोई समय, ऐसा समय जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, ये पुरातात्विक क्या होता है? याद रखिएगा, पुरातात्विक क्या होता है? किसी स्थान की खुदाई करने पर जो हमें प्राप्त होता है, जो पुराने समय की चीजें मिलती है, उससे पुरातत्व विभाग, या मैं कह सकता हूं उससे पुरानी मानकर उसके बारे में विज्ञान और कई तरीके से अध्ययन किया जाता है। तो वो सभी जो खुदाई या उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। तो जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है वो इस काल की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आगे ऐतिहासिक काल, आगे ऐतिहासिक काल की बात कर रहा हूं, अर्थात प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड की। तो ऐसा समय जिसके लिखित साक्ष्य, जिसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, मिले हैं किंतु, मिले हैं किंतु उनकी लिपि को समझा नहीं गया है, समझा नहीं गया है। मतलब कि कितना क्लियर है समझिएगा। एक तो चीज कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया, एक तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया, तो वो क्या हो गया? प्री हिस्टोरिकल।
एक आपके हाथ में कुछ लगा लेकिन मुंह को नहीं लगा, हाथ आया लेकिन मुंह नहीं लगा, मतलब कि आपको कुछ चीजें मिली तो पर आबा बाबा हो गई, मतलब कि वो आपको मिली, आपने खूब कोशिश की पर उसकी लिपि कुछ ऐसी थी कि पढ़ ही नहीं पाए, मतलब कि ये थी, ऐसी थी। अब इसको कोई पढ़ ही नहीं पाया कि उस समय पर लोग इस संकेत के माध्यम से कहना क्या चाहते थे। तो मतलब लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन जिसे हम पढ़ नहीं पाए। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे कि मैं कहूं सेंधव घाटी सभ्यता, ये सेंधव घाटी सभ्यता सुनिए ना आपने, सिंधु घाटी सभ्यता वाली सेंधव घाटी सभ्यता। मैं बात करता हूं वैदिक सभ्यता की, तो ऐसी सभ्यता या ऐसा पीरियड जिसके हमें साक्ष्य तो मिल गए पर हम उसे पढ़ नहीं पाए, हम सिर्फ अनुमान लगा पाए। ठीक है ना, याद रखिएगा। तीसरा आता है आपका ऐतिहासिक काल, तो बहुत अच्छा है हिस्टोरिकल पीरियड। इसके याद रखिएगा, लिखित, दोनों की बात कर रहा हूं, लिखित एवं पुरातात्विक लिखित एवं पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और इनकी लिपि को पढ़ा भी गया है। और यही वो समय है जहां पर विदेशी यात्रियों का वर्णन होता है। विदेशी यात्री आए थे भारत में और वो क्या क्या भारत के बारे में अध्ययन कर गए, क्या क्या लिख कर गए, वो सब इसमें मिलता है। मैं साइड हटूंगा तो मैं एक ही सेकंड में सब बता दूंगा। देखिएगा, प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा। प्रागैतिहासिक काल जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। दूसरा होता है आग ऐतिहासिक काल जिसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। तीसरा होता है आपका ऐतिहासिक काल जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। बस ये समझाना था, ये समाप्त हुआ। मध्य प्रदेश का इतिहास शुरू कर रहा हूं पहले पेज से, ठीक है ना। देखिएगा, मध्य प्रदेश का इतिहास जिसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला, जिसे हम पढ़ ही नहीं पाए, मिला ही नहीं कुछ, वो प्री हिस्टोरिकल। यहां पर लिखित साक्ष्य मिले लेकिन हम इसे पढ़ने में सफलता नहीं ले पाए, आगे ऐतिहासिक काल। और सब कुछ हमारे पास और सब कुछ पढ़ चुके हैं, वो आता है आपका हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, क्लियर हो गया? श्रद्धा रावत, लेट हो गए हो आप, आ जाओ, कोई लेट नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट पर आइएगा। स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या? स्क्रीनशॉट ले लो समझने के लिए। नेक्स्ट पर आता हूं मैं। ये देखिएगा, ये है मध्य प्रदेश का इतिहास और यहां से मैं बताऊंगा कौन से प्रश्न कहां कहां पूछे गए। देखिएगा, रेडी? ओके, चलिए देखिएगा, मध्य प्रदेश के इतिहास और पुरातात्विक काल। मैंने क्या कहा? वो समय जहां पर कुछ खुदाई वगैरह हुई और मिला, का प्रारंभ प्रागैतिहासिक काल, अर्थात मैंने आपको अभी हाल ही बताया था प्री हिस्टोरिकल एज से प्राप्त होता है। मतलब आप पढ़ रहे हैं एमपी की हिस्ट्री, एमपी की हिस्ट्री में पूछ रहा है कि एमपी का इतिहास कहां से पढ़ाओगे साहब? तो मैंने कहा कि एमपी का इतिहास जो है प्री हिस्टोरिकल एज अर्थात प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है। और जहां जो प्रश्न आज तक बने हैं वो सब मैं आपको देता हूं परोस कर एकदम। देखिएगा, मध्य प्रदेश भारत में मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास का केंद्र माना जाता है। यह थ्योरी नहीं है मेरे भाई, यह प्रश्न का सही उत्तर है। इस पूरे भारतवर्ष में मानव सभ्यता मतलब कि इंसान के होने के सबसे पहले प्रमाण पूरे भारत में मध्य प्रदेश से मिले हैं। जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, आपको मैंने कहा था कि प्रागैतिहासिक काल के बाद में आता है आग ऐतिहासिक काल। कौन सा आता है? आग ऐतिहासिक काल। सुनना और समझना, मध्य प्रदेश का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से है और आग ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आती है। कौन सी आती है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो मुझे एक बात बताओ रे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का इंसान तो बहुत विकसित था, वहां तो नगर बसे हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, तो वहां तक तो आदमी व्यापार करना सीख गया था, शिकार तो आता ही आता था, बैलगाड़ी चलाता था। तो इसका मतलब है कि सिंधु घाटी तो बहुत नई बात है, उससे पहले आओ। उससे पहले हमें पता चला था कि मानव है और मानव क्या करता है, यह पता किया हमने सबसे पहले मध्य प्रदेश से। क्योंकि इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे, स्कंद पुराण के रेवा नामक खंड में, मतलब रेवा मतलब नर्मदा पुराण वाली बात कर रहा हूं मैं। नर्मदा जी की बात करो तो हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र है, वो भारतवर्ष में सबसे पुराना एक स्थल है जहां से मानव के होने और उसकी सभ्यता मतलब वो कैसा था, वो क्या करता था, इसके साक्ष्य हमें मध्य प्रदेश से मिलते हैं। तो क्लियर करिएगा, याद रखिएगा।
हो जाएगा सब भाई, सब हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 चीजें याद रखिएगा। क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में, भारत में मध्य प्रदेश में सभ्यता और संस्कृति का विकास केंद्र माना जाता है, किसके, इंसानों की। अब मैंने कहा था कि प्री हिस्टोरिकल एज होती है, फिर मैंने कहा था कि प्रोटो हिस्टोरिकल एज होती है, फिर तीसरा मैंने कहा था कि हिस्टोरिकल एज होती है, तीनों बताया था। तो ठीक है, ये प्रोटो हिस्टोरिकल को हटा दो, ये हिस्टोरिकल को हटा दो, इसे पकड़ो पहले प्रागैतिहासिक को, या फिर मैं इसे कह सकता हूं प्री हिस्टोरिकल एज को पकड़ो, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा, प्री हिस्टोरिकल एज कितने प्रकार का, मतलब यह इतिहास कितने प्रकार का है। तो देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल में बांटते हैं। पाषाण मतलब हिंदी मीडियम का बच्चा समझ गया होगा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। इससे मैं अगर शुद्ध हिंदी में लिखूं तो इसे कहते हैं पस्तर, ठीक है ना। क्या कहते हैं, पस्तर। ओके, रेडी है, समझ में आ रहा है, तत्सम तद्भव का खेल है। वो समय जो पत्थरों का युग था, कितने प्रकार का था, पूरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक। मध्य पाषाण काल, पूरा मतलब कि सबसे पुराना, पाषाण काल मतलब कि पत्थरों के युग में भी सबसे पुराना। फिर मध्य पाषाण काल, पत्थरों के युग में मिडाइवल हिस्ट्री का वो क्षेत्र जहां पर हम थोड़ा सा विकसित हो चुके थे, मतलब कि मेसोलिथिक, ठीक है ना। मेसोलिथिक के बाद में नव पाषाण काल, मतलब पत्थरों का युग बिल्कुल नवीन हो चुका था, इंसान सब कुछ सीख चुका था, खेती करना वगैरह, इसे कहते हैं नियोलिथिक, ठीक है ना। और एक होता है ताम्र पाषाण काल, और ताम्र पाषाण काल मतलब सबसे अंतिम आता है, जिसे कहते हैं कैल्कोलिथिक। अर्थात ताम्र पाषाण काल मतलब मैं यहां पर बात कर रहा हूं तांबे की, किसकी बात कर रहा हूं, तांबे की, तांबा धातु जो आता है ना, उसकी बात कर रहा हूं। क्लियर हुआ, ध्यान से सुनिएगा। प्रागैतिहासिक काल था, आग ऐतिहासिक काल था, प्रोटो हिस्टोरिकल एज और हिस्टोरिकल एज था। हिस्टोरिकल को अभी गोली मारो, प्रोटो हिस्टोरिकल को 2 गोली मारो, और प्रागैतिहासिक काल को पकड़ो। प्रागैतिहासिक काल को फिर 4 भागों में देखो। मैं रटा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जब जब मैं इन शब्दों का प्रयोग करूंगा, तब आपको तब यह याद होना चाहिए कि सर किस समय की बात कर रहे हैं, ये किस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखिएगा, ये कितने टाइम पुरानी है, आपको मैं बताता हूं, ये आपको मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं जब इसकी बात कर रहा हूं ना, पूरा पाषाण काल की, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं, प्रारंभ से, पता नहीं कब से, बस प्रारंभ से 10,000 BC, मतलब कि ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 BC, अर्थात 5,000 ईसा पूर्व तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 5,000 और मान लो, और कम कर लो, 5,500 ईसा पूर्व तक, और 5,500 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक, BC तक, मतलब यह समय चला। मतलब अगर मैं यहां पर कोई घटना बता रहा हूं और यहां पर कोई घटना बता रहा हूं, तो इस घटना में लगभग 5 से 10,000 साल का अंतर है। और 3,000 BC के बाद जो चला वो आ गया ताम्रपाषाण काल। मतलब कि यदि मैं आपको इस समय की कोई घटना की बात कर रहा हूं, तो समझ जाना वो कई लाखों और हजारों साल पुरानी बात है। बोलो, क्लियर हुआ, ठीक है ना, रेडी है, ठीक है। अब आगे आ जाऊं क्या, ओके। ये देखिएगा, अब प्रश्न शुरू होते हैं आपके यहां से। देखिए, मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और यह एक सामान्य सा प्रश्न है जो आपके कांस्टेबल, ठीक है ना, कांस्टेबल हुआ, MPSI हुआ, आपका जेल प्रेरी हुआ, आपका पटवारी हुआ, ऐसी कई सारी परीक्षाओं में बहुत सामान्य दृष्टिकोण से पूछा जाता है। क्या कि मध्य प्रदेश किस भूमि का हिस्सा है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। और गोंडवाना लैंड से 2 चीज याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, साथ में याद रखिएगा गोंड जनजाति या गोंड ट्राइब्स की अगर मैं बात करूं, तो गोंड ट्राइब्स हमारे पूरे भारत की, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, पूरे इंडिया की सबसे नंबर 1 सबसे बड़ी जनजाति है, ट्राइब से है। लेकिन हमारे एमपी की अगर बात करूं मैं, तो एमपी की 2nd बड़ी ट्राइब से है। आप पूछोगे पहली कौन सी है, तो याद रखिएगा पहली बड़ी मध्य प्रदेश की भील है। दूसरी चीज याद रखिएगा, एमपी में गोंड जनजाति प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति जरूर है, लेकिन
अकॉर्डिंग टू ग्रुप मतलब कि समूह के आधार पर, समूह के आधार पर मतलब कि जिसकी उपजातियां ज्यादा है उसके आधार पर। तो याद रखिएगा गोंड जनजाति समूह के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन अगर नॉर्मली पूछे कि प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति तो फिर भील ट्राइब से है, लेकिन गोंड दूसरे नंबर पर है और पूछे कि समूह के आधार पर तो भील नहीं, फिर गोंड जनजाति बड़ी होगी। जनजाति की अधिकता के कारण ही मध्य प्रदेश को जनजातीय प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनजातीय प्रदेश। जैसे कि इसे डायमंड स्टेट कहते हैं, सोया स्टेट कहते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं, इसे ट्राइब्स स्टेट भी कहा जाता है। तीन चीजें क्लियर हुई? ठीक है, आगे देखिएगा। तो यहां से देखिएगा समझने वाली बात है कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यह क्लियर हुआ। दूसरी चीज, नर्मदा घाटी क्षेत्र, कर लो अंडरलाइन, बना लो एक पॉइंट। क्या है? नर्मदा घाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश का, सुनना ध्यान से, एक चीज के साथ तीन चार चीजें बहुत क्लियर कर रहा हूं। नर्मदा घाटी क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे निचला हिस्सा है। आपसे कोई भी प्रश्न पूछेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे पिक पॉइंट बताओ, तो आपके लिए बहुत आसान है जब आपको यह बोला जा सकता है कि 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश की सबसे पिक पॉइंट है, सबसे ऊंची चोटी है। तो यह सबसे ऊंचा हिस्सा कहां पर है? धूपगढ़ की चोटी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पर्वत, पचमढ़ी में। लेकिन वो पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे निचली जगह बताओ, घाट मतलब सबसे निचला क्षेत्र, तो आप ध्यान से सुनिएगा। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मध्य उच्च प्रदेश या नर्मदा सोन घाटी, तो फिर यही उत्तर होगा आपका। ठीक है ना? और ऐसा ना पूछे तो फिर आपका पातालकोट उत्तर होगा। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, नर्मदा घाटी क्षेत्र से भारत व मध्य प्रदेश के सर्वाधिक पाषाणकालीन, कौन सा है? पाषाणकालीन, पूरा पाषाणकालीन। पाषाणकालीन मतलब कि आप जितना भी आपने पढ़ा है नियोलिथिक वगैरह वो सब पाषाणकालीन मानव सभ्यता स्थल और उपकरण प्राप्त हुए हैं। मतलब कि इंसान रहता था वो स्थान, और उपकरण मतलब कि यहां से टूल्स भी मिले हैं कि इंसान रहता था, इसके प्रमाण मिले हैं। अब देखिएगा एक मजेदार बात, यहां पर लिखा क्या है? नोट, मतलब महत्वपूर्ण बात। अमरकंटक से होशंगाबाद जिले तक विस्तृत नर्मदा घाटी क्षेत्र, क्योंकि नर्मदा मध्य प्रदेश के 16 जिलों से बहकर निकलती है। यह प्रश्न 2017 में इसलिए ज्यादा पूछा गया क्योंकि दिसंबर 2016 से मई 2017 तक शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा सेवा परिक्रमा यात्रा जो थी वो की थी। इस कारण से उसकी दूरी कितने किलोमीटर है, क्या है, कितने जिलों में बहती है, पूछा है। तो नर्मदा नदी जो है 16 जिलों से होकर गुजरती है। तो वह कह रहा है कि अमरकंटक से निकलती है, जिसमें होशंगाबाद जिले तक विस्तृत जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है, जितनी जगह है, उस क्षेत्र में स्तनधारी पशुओं के, कौन से? स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। मतलब वो ये बताता है कि ये जगह बहुत पुरानी है। ठीक है ना? मैं आपको और ऐसे ऐसे फैक्ट देता हूं, मजेदार होंगे। भाई दिलीप जी, पातालकोट जो है वो भारिया जनजाति का निवास जो है छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील में, वो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन क्षेत्र नहीं है। जब आप कहोगे कि सर भौगोलिक विभाजन में मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा, तो मध्य उच्च प्रदेश बोल देना, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र। पातालकोट का नाम आया क्या? तो भौगोलिक विभाजन में पातालकोट तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक स्थान है जो गहराई में है, गड्ढे में। बाकी वो तामिया तहसील में, बाकी तामिया से निकलकर प्रॉपर छिंदवाड़ा तहसील में जाओ, वो जगह है ही नहीं। पहले नर्मदा सोन घाटी तो जहां से जहां तक है वहां गहराई में ही है। ठीक है ना? ऐसा बैंड है क्षेत्र। देखिएगा पूरा पाषाण काल की बात करते हैं हम, सबसे पहले समय की में मध्य प्रदेश दक्षिण व उत्तर भारत की सभ्यता, मतलब कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की सभ्यता, उद्योगों तथा तात्कालीन हथियारों व औजारों का संगम स्थल रहा है। मतलब वो ये बताता है कि दक्षिण भारतीय कला और उत्तर भारतीय कला, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन आर्ट जो है, मतलब कला का मतलब वो कैसे मकान बनाते थे, स्थापत्य कला का मतलब, सभ्यता का मतलब जो होता है वो किस तरह से रहते थे, उद्योग धंधे क्या थे, मतलब कामकाज क्या था, औजार क्या हुआ करते थे, इन सब की अगर चर्चा की जाए तो उनका एक मिश्रित रूप हमारा मध्य प्रदेश मिलता है। मतलब मध्य प्रदेश को आप एक ऐतिहासिक कड़ी के रूप में देखो। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश सिर्फ भारत के नक्शे में बीचों बीच है, बहुत कुछ है मध्य प्रदेश में जानने योग्य। ठीक है ना? ओके,
बिल्कुल हाँ, मनीषा ने पहले ही समस्या आ गई कि पहले पूरी पढ़ाना। अरे बेटा पूरी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। अदिति शर्मा, हाँ बिल्कुल सही बोले। अरे अदिति शर्मा, समूह के आधार पर बेटा ये है कि मान के चलो 100 लोग रहते हैं वो भील जनजाति के हैं, तो भील जनजाति के 100 लोग हैं। 70 लोग जो रहते हैं वो गोंड जनजाति के हैं। तो बताओ मध्य प्रदेश की बड़ी जनजाति कौन सी हुई? भील जनजाति। तो हमने कह दिया भील जनजाति बड़ी जनजाति और गोंड जनजाति जो सेकंड दूसरी बड़ी जनजाति है। पर मैंने कहा समूह के तौर पर या ग्रुप के आधार पर, तो हमने कहा गोंड जनजाति पहली है। ग्रुप के आधार पर मतलब हो सकता है कि ये भील जनजाति जो इसकी उपजातियां होती है, जैसे भील हुआ, भिलाला हुआ, बारेला हुआ, तड़वी हुआ, उमड़ी हुआ, ये इसकी उपजातियां हैं। तो हो सकता है कि ऐसी 10 उपजातियों से मिलकर 100 लोग आए हो, तो टोटल संख्या तो 100 है, मतलब पहला है। लेकिन गोंड जनजाति में भले ही 70 लोग हैं, लेकिन ये 70 लोग 40 तरह की उपजातियों से मिलकर आए हैं। तो 100 संख्या के आधार पर भील बड़ी हो गई और संख्या के आधार पर गोंड दूसरी बड़ी हो गई। लेकिन 10 उपशाखाओं से 100 बने और 40 उपशाखाओं से 70 बने, तो ये उपशाखा जो होती है ना बेटा, ये उपशाखा उपजातियां वो ज्यादा जिसकी होती है वो समूह कहलाता है। तो इस आधार पर गोंड जनजाति बड़ी जनजाति है, जबकि भील इससे छोटी हो जाती है। फिर क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। आगे देखिएगा, तो ये मध्य प्रदेश संगम स्थल रहा है किसका? नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की सभ्यता का, उद्योगों का, औजारों का, उपकरण का, इतिहास के दृष्टिकोण से। देखिएगा नेक्स्ट पर आइएगा, क्या लिखा हुआ है यहां से चीज देखिएगा। 5 दिसंबर 1982, 5 दिसंबर 1982, 5 दिसंबर 1982 को सीहोर जिले के हथनोरा, ये हथनोरा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल बता दूं, ये बिल्कुल नर्मदा के पास में सीहोर जिले का वो स्थान है जहां से होशंगाबाद जिला लगने को रहता है। ये हथनोरा से उत्खनन का मतलब होता है खुदाई के दौरान क्या हुआ? मानव खोपड़ी के जीवाश्म प्राप्त हुए। मानव कंकाल अगर लिख देता, समझ में आ रहा है ना, तो सारे कंकाल मतलब आप पूरे शरीर का ढांचा समझ लेते। शरीर की पूरी हड्डियों में से इंसानों की खोपड़ी मिली है हथनोरा से। और समझना बेटा कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, प्रश्न आएगा 100%। हथनोरा, सीहोर जिले के हथनोरा से इंसान मानव के जीवाश्म में खोपड़ियां प्राप्त हुई है। और वो जीवाश्म जब मानव खोपड़ी के जीवाश्म प्राप्त किए गए तो पता लगा कि अब तक भारत से हमने जितने भी इंसानी जीवाश्म निकाले कि अरे यार ये लाश आज से हजारों साल पहले दबी होगी, वो सारे मानव जीवाश्मों में से, वो क्या कह रहा है, अब तक भारत से प्राप्त मानव अवशेषों में, मानव इंसान की, आप ये मत कह देना कि नहीं सर बहुत पुराना डायनासोर का स्ट्रक्चर मिला था। मैं कह रहा हूं मानव, डायनासोर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबसे पुराने मानव अवशेषों में सबसे प्राचीन है। मतलब इंसानों की भारत में आज तक जितनी भी पुरानी खोज की गई है उसमें से सबसे पुराना मानव जो है वो मध्य प्रदेश के हथनोरा में, जिला सीहोर में मिला है मानव खोपड़ी। और जो मिला उसका नाम क्या रखा गया? नर्मदा मानव। तो प्रश्न क्या बनेगा? ये जो मिला उसका नाम है नर्मदा मानव। तो प्रश्न बनेगा नर्मदा मानव की खोज मध्य प्रदेश में किस जिले से की गई है? तो जिला होगा सीहोर से की गई है। यह नर्मदा मानव की खोज मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में किस स्थान से की गई है? तो उत्तर होगा हथनोरा से की गई है। तीसरा प्रश्न इसका भी बाप होगा कि सीहोर जिले के हथनोरा से नर्मदा मानव की खोज की गई है, किस नदी घाटी से की गई है? तो वो हिसाब वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र से। कब की गई है? 1982 में की गई है। बोलो हाँ, ये पहला प्रश्न क्लियर हुआ। ये बताता है कि मध्य प्रदेश का इतिहास कितना पुराना है। ठीक है, शिवम मिश्रा जलवा कर दिया सर आपने, एमपी जीके में 1 ऑफ द बेस्ट। थैंक यू शिवम भाई, पढ़ते रहो। पंकज शुक्ला गजब सर, लव यू भाई पंकज शुक्ला, नमस्कार भाई। क्लियर हो रहा है ना सब? मैं आपसे कह रहा हूं कि जो नए विद्यार्थी हैं, हालांकि ऐसा होता है कि पढ़ते समय टाइम जो हमारा एकदम सर्कल बनता है, हमारा जो एकदम फ्लो बनता है उसमें हम भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूं। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करें। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हाँ आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू बने। दूसरी चीज,
जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब इसलिए कर लें कि आपको एक भी दिन मिस नहीं होगा। किसी कारण से एक इंसान हो, अगर तबियत खराब होती है, अगर मुझे घर जाना पड़ता है तो पहले आपको बता दूंगा, बाकी इसके अलावा कंटिन्यू क्लास चलानी है, हमें कहीं नहीं जाना है। हर एक दिन आपको इतिहास पढ़ाऊंगा और उसके अगले दिन एक जिला, फिर इतिहास, फिर एक जिला, फिर एक इतिहास, फिर एक जिला। तो आपकी डेली एमपी के चल रही है। जैसे ही एमपी हिस्ट्री समाप्त होगी कुछ और उठा लूंगा एमपी में, ठीक है ना। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप। आगे देखिएगा, नरसिंहपुर के निकट भूतरा नामक स्थान पर, मैंने पहले भी इतिहास पढ़ाया होगा, उसमें भी इतने पॉइंट नहीं जोड़े होंगे जब इतना जोड़ के दूंगा। भूतरा नामक स्थान से पाषाण कालीन मतलब पत्थरों के युग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये उपकरण क्या होते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले सोच रहे होंगे उपकरण क्या होते हैं, अपनी भाषा में समझो, साधन। उपकरण मतलब होता है संसाधन, जैसे कि कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी एक औजार है, वो एक संसाधन ही है। ओके, उपकरण प्राप्त हुए हैं जो मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण माने जाते हैं। मतलब कि मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। इंसान था, यह बताता है हथनोरा सीहोर। इंसान किस औजार का प्रयोग करता था, यह बताता है नरसिंहपुर का भूतरा। और आपने इतिहास में रटा है कि इंसान ने सबसे पहले कुत्ता पालना शुरू किया। हम बताएंगे मध्य प्रदेश के इतिहास में कि इंसान ने कुत्ता ही सबसे पहले पाला था। यह बात कहां से निकल कर आई, ये इस बात का प्रमाण कहां से आया? तो तीनों चीजें कि इंसान था सबसे पुराना, इंसान किस औजार का प्रयोग करता था दूसरा, और इंसान किस जीव को सबसे पहले पाला था, यह सारी चीज मध्य प्रदेश से सबसे पहले निकल कर आई है। देखिएगा, आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश में सीधी हुआ, शहडोल हुआ, सागर हुआ, मतलब अभी मैं बात कर रहा हूं बुंदेलखंड बघेलखंड वाले क्षेत्र की, जबलपुर हुआ, रीवा हुआ, और विशेषतः मालवा और निमाड़ का संबंध पूरा पाषाण काल से है। मतलब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जितने भी जिले क्षेत्र का मैंने नाम लिया है और मालवा और निमाड़ का नाम ले दिया, इसका मतलब है कि पूरा पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण आधा मध्य प्रदेश, मतलब कि नीमच, राजगढ़, भोपाल, आपका सीहोर, उज्जैन, देवास, सागर मालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, आप बड़वानी, खंडवा, अलीराजपुर, बुरहानपुर, ये सब इस पाषाणकालीन क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर इस लाइन से कोई प्रश्न पूछने लायक है, तो ये लो आगे 1 सेकंड में, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, छूट जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। ओके, देखो भाई, ये है, ये प्रश्न था एमपीएसआई 2008 का, हालांकि आज से 12 साल पुराना है, लेकिन क्या पूछेगा इसका आपको पता नहीं है। परीक्षा का मतलब है पर इच्छा, दूसरे पराये की इच्छा पर जाकर झंडा गाड़ के आना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तो आपकी इच्छा से मैं पढ़ा रहा हूं, पराये की इच्छा से वो क्या पूछेगा, जो पूछे वो उत्तर देकर आना है। क्या लिखा हुआ, प्रश्न लिखा हुआ था, प्रश्न लिखा हुआ था, पूरा पाषाण कालीन निम्न स्थलों में से किसका संबंध मध्य प्रदेश से है? और वो कहता था अग्नि का, ध्यान से सुनना, कुंडाला का, लोनार का, या उपरोक्त सभी का। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी का। अब कैसे, ये पूछा है एमपीएसआई 2008 में। कोई भी आपको इतना पुराना सेट पेपर नहीं लगवाएगा और नहीं आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएगा, मैं करवाता हूं। देखिएगा, वो कह रहा है कि प्रदेश में आज हम इन नदियों का नाम भी नहीं सुनते हैं, ना हमने अग्नि नदी का नाम सुना, ना हमने कुंडाला का सुना, लोनार का तो और भी सुना, ना वीला का सुना, ना धसान, धसान तो और भी है, धसान नदी हम पढ़ते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में, बेतवा पढ़ते हैं, बैनगंगा पढ़ते हैं, चंबल पढ़ते हैं, ये बेतवा डबल हो गया है, बैनगंगा के बाद में बेतवा हो गया आपका, सोन और नर्मदा घाटी। ये जितनी भी नदी घाटी क्षेत्र है, खासकर सबसे बड़ी नर्मदा नदी, फिर बात करता हूं मैं चंबल नदी, फिर बात करता हूं मैं बेतवा नदी, फिर बात करता हूं मैं सोन नदी, ये सारी नदी घाटी क्षेत्र। और जो ऑप्शन दिया है वो आपके इर्द गिर्द भी नहीं है, क्या है, अग्नि, कुंडाला और लोनार, ये सभी जगह पर मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन स्थल माने गए हैं। ये एमपीएसआई 2008 पूछ रहा है। हमने कहा उपरोक्त सभी, तो हमने चारों नाम तो ले लिया, अग्नि, कुंडाला, लोनार, इसके अलावा बेतवा, चंबल, नर्मदा, सोन, बैनगंगा, ये सभी नदी घाटी क्षेत्र पाषाणकालीन है, मतलब कि इतिहास के पन्नों में सबसे पुरानी जगह है। ठीक है, आगे देखिएगा, यहां से पुराण पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त किए गए। आगे है, प्रदेश के पाषाणकालीन स्थलों की खोज करने वाले प्रमुख सर्वेक्षणकर्ताओं के नाम।
मतलब जहां से प्रश्न बनेगा कि भाई किस नदी घाटी की किस क्षेत्र की खोज किसने की, तो वो प्रश्न दे रहा हूं मैं। देखिएगा, यह है महत्वपूर्ण, यह है महत्वपूर्ण और यह है अति महत्वपूर्ण। नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी में कुछ भी मिला, यह नर्मदा नदी घाटी है, ऐसी खोज करने वाला व्यक्ति 3 है, एच.डी. सांकलिया, मैक्राउन और आर.बी. जोशी। मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूं, इसे गंभीरता से समझे, क्योंकि आज मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ पढ़ा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि नर्मदा घाटी ऐसा स्थल है जो पूरा पाषाणकालीन है, मतलब कि इतिहास का बहुत पुराना जगह है। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र की खोज किस सर्वेक्षणकर्ता द्वारा की गई, इसका सर्वेक्षण किसने किया था? तो 3 व्यक्ति के नाम आते हैं, एच.डी. सांकलिया, मैक्राउन, आर.बी. जोशी। मैंने नदी पढ़ाई थी तब भी मैंने प्रश्न पूछा था, और प्रश्न बताता हूं कैसा बनेगा। प्रश्न बनेगा नर्मदा नदी घाटी, सुनना देखना बेटा, आपका डाउट क्लियर कि सर हम कैसा प्रश्न पूछे और कैसा उत्तर दे। प्रश्न है नर्मदा नदी घाटी के सर्वेक्षणकर्ताओं में से उक्त में से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है? 3 है, चौथा नहीं है। विकल्प नंबर एच.डी. सांकलिया, विकल्प नंबर 2 मैक्राउन, विकल्प नंबर 3 आर.बी. जोशी और विकल्प नंबर 4 वी.एस. वाकणकर। आपका उत्तर होगा वी.एस. वाकणकर। क्यों होगा उत्तर? क्योंकि वी.एस. वाकणकर ने चंबल नदी घाटी की खोज की थी, उसके सर्वेक्षण करता है। और वी.एस. वाकणकर जो है चंबल घाटी के सर्वेक्षण करता है। वी.एस. वाकणकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के नीमच में हुआ है। यह मध्य प्रदेश की हस्ती के रूप में, यह भी याद रखो, यह भी याद रखो कि मध्य प्रदेश की हस्ती है वी.एस. वाकणकर साहब। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाऊं क्या? नेक्स्ट पर चलिएगा। सोन घाटी के सर्वेक्षणकर्ता निसार अहमद है। नदी जब पढ़ाई थी तो मैंने नर्मदा, चंबल और सोन इनको पढ़ा दिया था, लेकिन फिर नया लेकर आया हूं, यह नहीं पढ़ाया था। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ग्वालियर क्षेत्र के सर्वेक्षणकर्ता का नाम बीबी लाल है। क्या नाम है? बीबी लाल। रीवा और सतना क्षेत्र के सर्वेक्षणकर्ता का नाम जी शर्मा है। क्या नाम है? जी शर्मा। और मंडला क्षेत्र के सर्वेक्षणकर्ता का नाम सुपेकर है। और ये जितने भी मैंने 6 के 6 लिखे हैं, प्रश्न ना बनकर आए तो फिर कहना तुम, प्रश्न बनकर आएगा, ठीक है ना? ओके, देखो भाई बहुत डाटा है आप लोगों के पास, बहुत डाटा है और अच्छा डाटा है, शानदार चीज है, पढ़िए बस आपसे। नावदा टोली भी पढ़ा रहा हूं, वहां तक पहुंचने दो। नावदा टोली अभी बोल दिया तो लोग कहेंगे नावदा टोली क्या है, अभी तो आदमगढ़ की गुफा पढ़ाने दो पहले, ठीक है ना? नेक्स्ट पर जाऊं, ये देखिएगा भाई। अब मैंने बात की थी पूरा पाषाण काल के बाद में अब पढ़ाता हूं आपको मध्य पाषाण काल अर्थात मेसोलिथिक पीरियड। वो जो पढ़ा रहा था मैं, वो पढ़ा रहा था पूरा पाषाण काल। देखिएगा, मध्य पाषाण काल का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल आदमगढ़ शैलाश्रय है। करो अंडरलाइन, बनाओ इसे डबल स्टार। क्लास मात्र 10 मिनट की ओर है, आप लोगों को रुक कर आराम से पढ़ना है और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करते जाइए। लाइक इसलिए कर दीजिए क्योंकि ये लाइक ही है जिसके कारण हम थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं, वरना आप हमारे सामने हो नहीं, वर्चुअल फॉर्म में हमारी पढ़ाई चल रही है। जो नए आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपका बहुत बड़ा फायदा यह है कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगा और साथ में याद रखिएगा आपको जुड़ने का मौका मिलेगा रेगुलर पढ़ाई से, जो आप घर बैठे नहीं कर पा रहे थे। देखिएगा, मध्य पाषाण काल का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल आदमगढ़ शैलाश्रय है। 3 चीज सुनिएगा, यहीं से प्रश्न आता है। पहला है आदमगढ़ शैलाश्रय का संबंध किस काल से है। मैं किसी बात पर जोर दे रहा हूं, इसका मतलब यह है कि वो मैं जानता हूं कि अति महत्वपूर्ण है। आदमगढ़ शैलाश्रय का संबंध किस काल से है? मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल? 4 विकल्प हो गए। यह प्रश्न सबसे टफ प्रश्नों में गिना जाता है कि आपने एक जगह तो उठाया नर्मदा मानव हथनोरा, और एक जगह आपने उठाकर लाया क्या? आदमगढ़ शैलाश्रय। एक जगह पर आप उठाकर ला रहे हो जबलपुर का लम्हेटा घाट, तो दिमाग घूम जाता है, लमेट हो जाता है एकदम। तो याद रखिएगा आदमगढ़ शैलाश्रय का संबंध पहले तो याद रखेगा मध्य पाषाण काल से है, मेसोलिथिक पीरियड से है। दूसरी चीज क्या याद रखें, देखिएगा यह होशंगाबाद जिले में है। सबसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, आपसे पूछा जाता भीमबेटका कहां पर है, आप उत्तर देते हो सर ये रायसेन जिले में आती है। आपसे पूछा था बाघ की गुफा कहां है, आप उत्तर देते हो सर ये धार में है।
आप सोचा सर उदयगिरी की गुफा कहां है, आप उत्तर देते हो विदिशा में। सर आपसे कहा जाता सांची का स्तूप कहां पर है, तो आप कहते हो कि जिला रायसेन में। जब यह पूछा जाता है तो यह भी पूछा जाता है कि आदमगढ़ शैलाश्रय किस जिले में है, तो आदमगढ़ शैलाश्रय होशंगाबाद जिले में है। क्या बात यहां पर खास है, तो मैंने दो चीज पहले बता दिया कि इंसान था, यह प्रमाण आपको हथनोरा सीहोर से मिलता है, लेकिन इंसान था के साथ साथ में आपको अगर पता चले कि यहां पर सबसे पहले इंसान ने किस जीव को पाला, तो याद रखिएगा होशंगाबाद में स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय की खोज आरबी जोशी ने की थी। किसने की थी? आरबी जोशी ने। आरबी जोशी ने की थी। आरबी जोशी का भी नाम सुना? हाँ, आरबी जोशी वही है जो मैक्राउन के साथ में और सांकलिया जी के साथ में थे, नर्मदा घाटी क्षेत्र के सर्वेक्षण करता। आदमगढ़ शैलाश्रय से ही देखना, मानव के मतलब हम इंसानों के पशुपालक होने मतलब कि हम इंसान पशुओं को अर्थात जानवरों को पालते थे, ऐसे पहले साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मतलब कि पहला एविडेंस मिलता है या साक्ष्य मिलता है, एविडेंस मिलता है कि इंसान जानवरों को पालता था। दूसरी चीज, इंसान किस जीव को सबसे पहले पालना शुरू किया, तो याद रखिएगा आदमगढ़ वो जगह है जहां पर मानव शव के साथ, शव मतलब होता है लाश के साथ, कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। मैंने क्या कहा, आपने लुसेंट में से पढ़ा होगा कि इंसान ने सबसे पहले कुल्हाड़ी को औजार बनाया, धान को फसल के रूप में लेकर आया, चावल को, वह कुत्ते को पालता था, कुत्ता उसके लिए वफादार होता था, वह शिकार करके खाता था, ये हमने पढ़ा है। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई साहब वो कुत्ते को पालता था, ये प्रमाण तो दो। तो प्रमाण हमें दिया गया है आरबी जोशी के द्वारा, जब आदमगढ़ शैलाश्रय जिला होशंगाबाद की यहां पर, तो याद रखिएगा खोज की गई, तो ये पाया गया कि इंसानों की दफनाए जाने, इंसानों की लाश को जब दफनाया गया गड्ढा खोदकर, तो वहीं पर कुत्ते भी मरे होंगे, तो उनको भी इंसानों की लाश की तरह दफनाया गया था और वो इंसानों की कब्र के आसपास पाए गए। तो इससे ये लगाया गया अनुमान कि इंसान पहले कुत्ते जीव को पालता था, और यह प्रमाण इंसान का इस बात से लगता है कि वो अपने उसे परिवार के तौर पर देखता था और उसे भी दफनाता था। तो कुत्ते को दफनाने के जाए जाने के साक्ष्य आदमगढ़ शैलाश्रय से मिलते हैं। शैलाश्रय क्या होता है? शेल का मतलब होता है पत्थर, हिंदी में शेल का मतलब होता है पत्थर, आश्रय का मतलब होता है जो पत्थरों में आश्रय पाए। तो शेल धन आश्रय बराबर शैलाश्रय, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है यहां पर, ठीक है ना। तो शैलाश्रय मतलब कि पत्थरों में जो निवास हो, पत्थरों का युग जो है। आगे देखते हैं बीवी मिश्रा जी द्वारा भीमबेटका, ये भीमबेटका कहां पर है, तो एक क्लियर निकल कर आ गई, ये रायसेन में है। मध्य पाषाणकालीन अव्यय खोजे गए हैं। मतलब दोनों चीज देखिएगा, ये पूरी स्लाइड में मध्य पाषाण काल की बात की है। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि प्रश्न ऐसा बनता है, कैसा बनता है? पहला आता है आदमगढ़, क्या आता है? आदमगढ़, पूछता है आदमगढ़ शैलाश्रय, और पूछता है दूसरा भीमबेटका की गुफाएं इतिहास के किस समय की है? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान कर देता हूं आज कि आदमगढ़ की गुफा और भीमबेटका की गुफा ये दोनों नव पाषाण काल अर्थात मेसोलिथिक पीरियड की है। चाहे तो आप ये उतारने के बाद में स्टार बनाओ और नोट लगाओ अपनी तरफ से, और उसे येलो करो, ग्रीन करो, कुछ भी करो, और लिखो कि आदमगढ़ शैलाश्रय और भीमबेटका की गुफा का संबंध नव पाषाण काल से है। इसे याद करने के लिए चाहे रटना पड़े या अपने दिमाग को और ज्यादा विकसित करना पड़े, यही करो। यह प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं आ रहा? भाई साहब पीडीएफ प्रोवाइड नहीं होगी, ये बहुत पहले से ही आप सभी को पता है कि पीडीएफ जो है पीडीएफ नहीं प्रदान करवा पाएंगे। उसके रीजन कारण बहुत अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, स्क्रीनशॉट से काम चला है अभी तो थोड़ा बहुत अरबी में, और अभी लिखवाना भी कम कर दूंगा, फिर क्या करोगे, ठीक है ना। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आप लोगों को अब तो थोड़ा लिखवाया भी कम जाए, ठीक है। चलिएगा, हाँ मध्य है ना, मध्य है, नंदिनी वर्मा मध्य है, ठीक है। चलिएगा भाई, आगे बढ़ जाऊं क्या? चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी हो गया है आप लोगों के लिए, और जल्दी से जल्दी आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से चैनल सने सने या यूं कहो आप लोगों की बड़ी मेहनत है, इसमें भी आप लोगों का प्यार है। आप लोगों के प्यार के बदौलत 1 लाख की ओर पहुंच रहा है। चैनल जहां से हमने शुरू किया था हजारों से, चंद हजारों से 1 लाख आपकी बदौलत पहुंचा है, और आप लोगों का सहयोग है।
ऐसा ही सहयोग मिलता रहे, जल्दी से जुड़िए और इस चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ये वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और बाद में भी बच्चों के बीच में शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। ये मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश इतिहास का पहला ही लेक्चर है। क्या है? मध्य प्रदेश इतिहास का पहला लेक्चर है। क्या लिखा हुआ है? धार जिले में स्थित बाघिन नदी, जिससे आज तो बाघ नदी कहते हैं, ठीक है ना, बाघिन नहीं कहते, बाघ कहते हैं, ठीक है। बाघिन नदी के तट पर बाघ की गुफाओं एवं उसके आसपास के क्षेत्रों से मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल, नियोलिथिक काल तक, ठीक है ना, उपकरणों की प्राप्ति की गई है। मतलब कि वो बाघ नदी के किनारे जो बाघ की गुफा बनी हुई है, वो क्षेत्र और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहां से मैं बात बता दूं, ये मैं बात कर रहा हूं जिला धार की, आर पार जिला धार। तहसील की मैं बात कर रहा हूं, तहसील अगर देखा जाए तो यहां पर तहसील लगती है मनावर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। कौन सी तहसील? मनावर की। अच्छा, वो जगह जो जिला धार में आती है और बाघ की गुफाएं आती है, आपको मैं क्लियर कर देता हूं, यह जो बाघ की गुफाएं हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बाघ की गुफा, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि सर गजब के लोग थे उस समय पर, जानवरों के लिए, पशु बाघों के लिए गुफा बना दी। कभी बाघ की गुफा में जाना, गुफाओं के बाहर आपको जिस तरह से हमारे यहां स्टूल होते हैं ना, ऐसे 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 पत्थरों को काट काट के ऐसे बैठने की चट्टानें बनाई गई है, जिस पर बैठकर बौद्ध भिक्षु, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरी बता देता हूं, ये गुप्त कालीन है। कौन से कालीन है? गुप्त कालीन है। तो वहां पर बौद्ध भिक्षु बैठकर यकीनन वहां पर ध्यान लगाया करते होंगे गहराई में, लेकिन उनके पलायन कर जाने के बाद में इंसानों ने उस ओर पर ध्यान देना बंद कर दिया और वो पूरा जंगली क्षेत्र है, उस बाघ की गुफा के ऊपर आज पेड़ पौधे उग रहे हैं। तो वहां पर जीव जंतुओं ने अपना निवास कर लिया, क्योंकि एक जल का बहुत शानदार सा स्रोत मिल गया, रहने को जंगल मिल गया, बनी बनाई चट्टानों से कटी गुफा मिल गई। जब लोगों ने वापस जाकर देखा कि बोले यहां क्या है, देखा तो यहां बाघ रहते हैं, तो गुफा हो गई बाघों की गुफा। लेकिन प्रश्न, बाघ की गुफा कहां पर है यह पूछा जाता है। तहसील पूछ ले तो मनावर, लेकिन किस धर्म से संबंधित है तो बौद्ध से। किस काल की है तो यह गुप्तकालीन है। ध्यान से सुनिएगा, यह किस समय की है तो याद रखिएगा, यह मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक की गुफाएं, यहां पर अवशेष अवयव जो है मिलते हैं, उपकरण मिलते हैं। बोलो क्लियर हो रहा है? बोलो क्लियर हो रहा है हर एक चीज? ठीक है। मैंने तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, प्रीतम पटेल भूल गए कितनी जीरो लगाई है, 1 अरब बार लाइक कर रखा है। अच्छा ठीक है ना, वो ठीक है। ये मनावर जो तहसील है, इसके पास ही आती है कुक्षी तहसील, ठीक है। धार वाले और अच्छे से जानते हैं कुक्षी तहसील। पहले आएगी मनावर, मतलब आप जाओगे धर्मपुरी से, पहले आएगी मनावर, फिर आएगी कुक्षी, अरु निकले जाओ बोले तो आई जाएगी डही, अरु आगे चली जाओ तो ना जिलापुर अलीराजपुर में पहुंची जाओगा फिर, ठीक है ना। तो कुक्षी तहसील की बात कर रहे हैं यहां पर। बोलो हाउ, ठीक है। चलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको आज सिर्फ ये बात बताई कि आप जुड़े जल्दी से। मध्य प्रदेश का इतिहास शुरू किया है। मध्य प्रदेश के इतिहास का ये पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है ना। पहला लेक्चर था। पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि एडी क्या होती है, बीसी क्या होती है, एनो डोमिनी क्या होता है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट क्या होता है। यहां पर देखिएगा, जाते जाते मैं आपसे एक प्रश्न पूछकर जा रहा हूं, कि यदि आप में से किसी का जन्म 540 बीसी में हुआ था, 540 बीसी में हुआ था, तो जल्दी से ज्ञान गणित लगाइएगा, अगर आपका जन्म 540 बीसी में हुआ था, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 700 बीसी में और आपके जन्म में कितना अंतर है, तो बताओ जल्दी से कितना है। जल्दी कमेंट्स, फास्ट। ये बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं बार बार जोर नहीं दूंगा सब। यदि आपका जन्म 540 बीसी में हुआ था, तो आपके जन्म और 700 बीसी में कितना अंतर है, ठीक है ना, बताइएगा कितने साल का अंतर है। बहुत बढ़िया संजय प्रजापति, ऐसे ही दोस्त की जरूरत है, ठीक है ना, कि मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप सब पर शेयर कर दिया, बहुत बढ़िया। किसी ने कहा है 1240, सतीश ने, रूबिता ने कहा 470, पंकज जी ने डिलीट किया। अब लोगों ने 140, 160, 240, 190,
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बोली लग रही है। चलो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60। अब इनको समझ में आया है कि मास्टर पागल बना रिया है। अब उनको समझ में आया कि असल में इसने पूछा क्या है। अब आपको समझ में आया है कि मैंने दोनों जगह पर बीसी पूछा है, इसका मतलब है ईसा पूर्व पूछा है। ईसा पूर्व पूछा है, बोलो हाँ। और ईसा पूर्व पूछा है का मतलब है कि ये जो है ये 700 साल पहले 700 का था, ये 540 हो गया। गैप सिर्फ कितने साल की रहेगी? 160 की। लेकिन अगर ये कहता मैं कि 540 बीसी में जन्म हुआ है इसका, 540 बीसी में जन्म हुआ इसका, और एक भाई का जन्म वर्ष 2000 ईस्वी में हुआ है, तो बताओ अब सालों में कितने अंतर इसमें आ गया है? एडी, अर्थात कितने साल का अंतर है? जल्दी कमेंट्स कर दो। लास्ट क्वेश्चन, 540 बीसी अर्थात ईसा पूर्व में जन्म हुआ एक का, और एक का जन्म हुआ 2000 ईस्वी में, एडी में कितने साल का अंतर है? रेडी? जल्दी से बताओ। 2000 ईस्वी है, बताओ 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 जल्दी से। रेडी? कमेंट सबसे पहले किसका आएगा? ये कमल बघेल, नानू निगम, गलत हुई क्या नानू? पिछले बार का दे रहे हो। अर्जुन सिंह मीणा, पंकज रानी, ओम प्रकाश, आरती, रमेश, वीरेंद्र, सतीश, आदित्य और आकाश। और कमेंट चालू ही गया दादा, अब नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, ठीक है ना? अच्छा, समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ये समझ गए हैं कि अब ये बीसी था और ये एडी था, ये ईसा पूर्व था, ये ईस्वी था, इन दोनों में अंतर है। एडी का समय जो होता है, बीसी का समय जो होता है वो घटता है, एडी का समय जो होता है वो बढ़ता है। तो घटते और बढ़ते क्रम में देखा जाए, ठीक है ना? तो देखेंगे, बहुत बढ़िया, उम्दा। ये 540, इस 540 को 0 पर लेकर आओ और आगे चलो 2000, तो 2000 में 540 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 2540। ये बहुत बेसिक था, बहुत बेसिक था। मैंने आपका प्रैक्टिस करवाया, मैंने कोई बड़ा काम इसमें हमने नहीं किया है, ठीक है ना? अब सुनना, कल मैं आपको 10 बजे पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश जिला। अब मध्य प्रदेश का संभाग जो चल रहा है, सागर संभाग में जिला कौन सा पढ़ाना है ये आप कल मिल लीजिएगा, क्योंकि मैं सागर संभाग में सागर जिला पढ़ा चुका हूं, दमोह पढ़ा चुका हूं, पन्ना पढ़ा चुका हूं। संभव हुआ तो 3 जिले बचे हैं, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर। तो हो सकता है कि कल मैं आपको छतरपुर जिला पढ़ाऊंगा। तो कल 10 बजे यही टाइम, यही जगह, यही मिलेगा भाई लोगों। क्या वीडियो? चलते हैं अपन लोग और मिलते हैं कल। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनसे कहें कि एक चैनल है जहां पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए मिलता हूं कल 10 बजे। नमस्कार, जय हिंद।